Hello, 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 guys. Hello. Yeah, they are done. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। मैं हूं उदित शर्मा और आज मैं आप सभी के लिए ईआईएस की क्लास लेके आया हूं दोस्तों। क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से इसको रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था और मैं साथ में ऑडिट के भी लेक्चर ले रहा था दोस्तों। सो आज मैं आपको ईआईएस का सेकंड इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट करवाने जा रहा हूँ जो आपके मेन एग्जाम में अच्छी वेटेज रख सकता है और इसके ऊपर जो है काफ़ी टाइम से क्वेश्चन दोस्तों नहीं आया है। सो डैट मैंने सोचा इसको कवर किया जाए पहले। और जैसा कि आप सभी को पता है कि लास्ट क्लास में हमने बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन को कंप्लीट किया था कि उसको किस टाइप से है ना अपन इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हमने उसमें जो उसके स्टेप थे, तो बेटा टोटल कितने स्टेप थे, उसके 8 स्टेप थे। तो हमने उनको समझा था और बिजनेस प्रोसेस होता क्या है और उसमें है ना क्यों ऑटोमेशन लाया जाता है, तो हमने वो सब क्या था डिस्कस किया था। तो दोस्तों आज हम फॉर मैन एग्जाम पर्पज सीए इंटरमेट 2023 के लिए जो सेकंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है चैप्टर नंबर 1 का, उसको डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। मैं आप सभी के लिए जूम कर देता हूं दोस्तों। फर्स्ट आता है कि एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है। आपको अगर नाम से अगर आप समझो, इसको ब्रेक करो तो क्या होता है। एक एंटरप्राइज, सेकंड वर्ड आता है रिस्क और फिर आता है मैनेजमेंट। तो एंटरप्राइज का मतलब हो गया दोस्तों कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और अपना रिस्क जो होता है मतलब कि उस एंटरप्राइजेस को है वो कौन कौन सी जो कि रिस्क होते हैं, ठीक है। और कौन कौन से उसकी मतलब उसको रिस्क हो सकते हैं इन फ्यूचर, और है ना, और फिर उनका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, ठीक है। तो वो होता है एंटरप्राइज रिस्क। एंड फिर जो होता है मैनेजमेंट, दैट मीन्स एंटरप्राइज रिस्क को मैनेज करने वाला, ठीक है। तो इसका जो कि अपना पूरा मतलब हुआ कि एंटरप्राइज रिस्क जो होता है उसको उसको मैनेज करने के लिए एक जो कि एंटिटी होता है या मैनेजमेंट होता है, वो क्या करता है एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट को क्या करता है डेवलप करता है। बिकॉज इसको जो क्या करता है कि बेसिकली अपना रिस्क आइडेंटिफाई करता है कि इंडस्ट्री रिस्क क्या है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन में दोस्तों कितना रिस्क है, उसको एसेस करता है, ठीक है। और उसको मैनेज करने की कोशिश करता है कि उस जो कि अपने को रिस्क क्या है उठाने वाले हैं हम, तो उसके अगेंस्ट में हमारा क्या रिस्पॉन्स हो सकता है, ठीक है। तो आओ देखो इसको पढ़ते हैं। सॉरी दोस्तों। एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट अफेक्टेड बाय एंटिटीज बीओडी मैनेजमेंट एंड अदर पर्सनल। डेट मीन्स जो कि कोई भी एंटिटी होती है ना दोस्तों, उसके जो भी हायर मैनेजमेंट होता है ना, तो वही क्या करता है इससे डील करता है और वही इसके पॉलिसीज एंड प्रोसीजर बनाता है, इसकी क्या करता है स्ट्रक्चर बनाता है इसका कि हम इसको किस टाइप से इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। एंड इसको डिजाइन किया जाता है, मतलब एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट को डिजाइन किया जाता है टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल इवेंट दैट अफेक्ट करता है एंटिटी एंड मैनेज रिस्क टू बी विद इन रिस्क एपेटाइट। मतलब कि अब देखो इसमें रिस्क एपेटाइट क्या होता है। क्या है ना, बेसिकली रिस्क एपेटाइट ये होता है दोस्तों कि एंटरप्राइज कितना रिस्क उठाने के लिए तैयार है। उससे हम क्या बोलते हैं कि डिग्री ऑफ रिस्क बोलते हैं कि एंटरप्राइज कितना रिस्क उठा सकता है, ठीक है। तो सो अब देखो ये क्या बोल रहा है कि डिजाइन टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल इवेंट दैट अफेक्ट एंटिटी एंड मैनेज रिस्क टू बी विद इन रिस्क एपेटाइट। कि मतलब कि जो ईआरएम होता है उसका ये काम होता है कि जो भी रिस्क हो तो उसको इस तरह से मैनेज किया जाए कि वो जो कि अपने ने प्री डिसाइड किया है कि डिग्री ऑफ कि मतलब प्री डिसाइडेड जो डिग्री ऑफ रिस्क है अपना, उसके अंदर क्या है कि वो रहे, ठीक है। एंड प्रोवाइड करता है रीजनेबल एश्योरेंस रिगार्डिंग अचीवमेंट ऑफ एंटिटीज ऑब्जेक्टिव। और ये अपने को क्या बताता है
कि जो एंटिटी है, ठीक है, जो जो उसने क्या है कि ऑब्जेक्टिव है ना डिसाइड किए हैं, तो वो उनको अचीव कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, या फ्यूचरिस्टिक अगर देखा जाएगा तो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए वो क्या करता है कि रीजनेबल एश्योरेंस देता है। क्यों? क्योंकि रिस्क को माना मैनेज किया जा रहा है, और अगर है ना रिस्क को मैनेज किया जा रहा है तो उसके अगेंस्ट क्या रेस्पॉन्सेस हो सकते हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, क्या थ्रेट हो सकते हैं, तो हम क्या है कि प्रोएक्टिव हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों। फिर आता है कि दिस इज अ फ्रेमवर्क फॉर मैनेजमेंट टू इफेक्टिवली डील विद अनसर्टेनिटीज एंड एसोसिएटेड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी। कि अपने को ये क्या करता है, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है मैनेजमेंट को टू डील करने के लिए विद अनसर्टेनिटी। क्योंकि एंटरप्राइज हो या कुछ भी हो, हमेशा फ्यूचर क्या होता है, अनसर्टेन होता है। ठीक है, तो मतलब ऑर्गेनाइजेशन को अनसर्टेनिटी का सामना करना पड़ता है, और अनसर्टेनिटी में रिस्क भी हो सकते हैं और अपॉर्चुनिटी भी हो सकते हैं। तो है ना, उसे कैसे डील किया जाए, तो ये अपना ईआरएम का काम होता है। ठीक है दोस्तों, ये जो अपना ईआरएम है वो हमारा इसमें हेल्प करता है। और डेट में ईआरएम डेट मीन्स एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट, मतलब रिस्क को कैसे मैनेज किया जाए। अब देखो इसके बेनिफिट क्या है। अब देखो बेसिकली हमने बेनिफिट यहाँ पे भी पढ़ा कि है ना इसका बेसिकली क्या काम होता है कि रिस्क को आइडेंटिफाई करना। ठीक है, और इसको क्या है कि इस टाइप से मैनेज करना कि यार वो डिग्री ऑफ रिस्क दैट मीन्स रिस्क रिस्क एपेटाइट है जो कि प्री डिसाइडेड होता है, उसके है ना अंदर ही रिस्क को उठाना पड़े। ठीक है दोस्तों, इससे इससे क्या है कि ओवर ना हो। तो आओ देखते हैं इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। और बेसिकली अगर आप खुद सोचो कि मतलब अगर आप रिस्क आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, ठीक है, तो मतलब अगर फ्यूचर में अगर कोई भी अनसर्टेनिटी होती है, तो क्या आप है ना इतना चौंकोगे? मतलब कि क्या आपको ऐसा मतलब ऐसे शॉक होगे आप, ओ ये क्या हो गया, ओ ये क्या हो गया? नहीं, क्योंकि मतलब आप पहले से ही है ना वो सोच के चलते हो कि अगर उस टाइम से रिस्क हुआ तो हमारा क्या रिस्पॉन्स रहने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो इससे आपका प्रॉफिट पे, जो भी मैनेजमेंट पे है, इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, और आपको ये भी पता है कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है कोई रिस्क है, तो वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या होती है, अपॉर्चुनिटी भी होती है। क्योंकि अनसर्टेनिटी दोनों लेके आती है, रिस्क भी एंड अपॉर्चुनिटी भी। ठीक है, आओ देखते हैं दोस्तों, इसको पढ़ते हैं क्या क्या बेनिफिट है। फर्स्ट बेनिफिट, अलाइन रिस्क एपेटाइट एंड स्ट्रेटेजी। मतलब कि ये आपको एक डिग्री ऑफ रिस्क देता है। ठीक है, रिस्क एपेटाइट इज द डिग्री ऑफ ए रिस्क दैट एन एंटरप्राइज इज विलिंग टू एक्सेप्ट इन परस्यूट ऑफ इट्स गोल्स। मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने गोल्स को प्राप्त करने के लिए कितना रिस्क उठाने के लिए तैयार है, कितना रिस्क उठा सकता है, वो क्या होता है, रिस्क एपेटाइट होता है। और ये जो अपना ईआरएम है, वो है ना उसी को कंसिडर करते हुए क्या है कि यार इसका स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है और इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, मैनेजमेंट कंसिडर करता है एंटिटीज रिस्क एपेटाइट फर्स्ट। मतलब कि मतलब पहले वो क्या करेगा, रिस्क एपेटाइट दैट मीन्स डिग्री ऑफ रिस्क को क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा, कोट करेगा first in evaluating strategic alternative, then in setting objective aligned with the selected strategy, and in developing mechanism to manage the related risk। मतलब कि पहले तो क्या क्या स्ट्रेटेजी हो सकते हैं, क्योंकि अगर आपने जो ये डिग्री ऑफ रिस्क है तो उसको आपने डिसाइड कर लिया, तो फिर आपको ये भी पता चलेगा कि हमारी क्या क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है, कौन कौन सी है ना हम अल्टरनेटिव यूज कर सकते हो, क्या क्या मार्केट में अल्टरनेटिव है ना क्या है, क्या है ना मौजूद है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं उसको अपन इवेल्युएट करते हैं, और फिर हम क्या करते हैं कि ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव भी है ना वही सेट करेंगे जो कि हम कि जितना रिस्क उठा सकते हैं वो उस डिग्री ऑफ है ना रिस्क से बाहर ना आ जाए। ठीक है, एंड
सेलेक्टेड स्ट्रेटेजी एंड इन डेवलपिंग मैकेनिज्म टू मैनेज द रिलेटेड रिस्क। और फिर आपको क्या है कि जो भी रिस्क होता है उसको मैनेज कैसे किया जाएगा, और जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए क्या करता है, एक एक मैकेनिज्म तैयार करता है, एक स्ट्रक्चर तैयार करता है। ठीक है दोस्तों, फिर आता है सेकंड पॉइंट, लिंक ग्रोथ रिस्क एंड रिटर्न। कि आपने रिस्क मिनिमाइज किया है ना, आपने रिस्क क्या कर लिया कि आइडेंटिफाई कर लिया, आपने उसको एसेस कर लिया, ठीक है। तो फिर आप है ना अपनी ग्रोथ देख सकते हो, क्योंकि आप है ना जो कि ऑब्जेक्टिव आप सेट करोगे, जो आपके गोल्स होंगे वो उस डिग्री ऑफ रिस्क को ध्यान में रखते हुए ही होंगे। ठीक है दोस्तों, सो आओ देखो इसको पढ़ते हैं। एंटिटी एक्सेप्ट रिस्क एज अ पार्ट ऑफ वैल्यू क्रिएशन एंड प्रिजर्वेशन एंड एक्सपेक्ट करता है रिटर्न कॉमेंसुरेट विद रिस्क। मतलब कि उस रिस्क के जो कि आपने प्री डिसाइड किया है उसके रिटर्न में आपको क्या मिल रहा है, कि आपका क्या ग्रोथ दिख रहा है, आपको आपको कितना रिटर्न दिख रहा है, तो आप क्या है कि आइडेंटिफाई कर सकते हो, आप उसको प्रिजर्व कर सकते हो। ठीक है, फिर आता है दिस प्रोवाइड्स एन एनहेंस एबिलिटी टू आइडेंटिफाई एंड असेस रिस्क। मतलब कि आइडेंटिफाई भी कर रहा है एंड असेस भी कर रहा है रिस्क, एंड एस्टेब्लिश करता है एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ रिस्क रिलेटिव टू ग्रोथ एंड रिटर्न ऑब्जेक्टिव। मतलब कि है ना जो कि अपना डिग्री ऑफ रिस्क है, तो अगर रिस्क उसके अंदर ही रहा, आपने उसी टाइप से आप अपनी ग्रोथ देख रहे हो और आपका रिटर्न ऑब्जेक्टिव भी पूरा हो रहा है, तो जो आपका एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ है ना रिस्क है वो क्या होगा, आपका है ना कम होगा। ठीक है दोस्तों, फिर आता है थर्ड नंबर बेनिफिट, इसका क्या होता है, एनहांस रिस्क रेस्पॉन्स डिसीजन। दैट मीन्स आपने रिस्क असेस कर लिया, आपने रिस्क को आइडेंटिफाई कर लिया, तो अब आपको पता होगा कि हम जो भी रिस्क है तो उसको हटाने के लिए, मतलब हम जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो वो किस टाइप से उसको रिस्क को क्या किए, उस रिस्क के अगेंस्ट रिएक्ट करें। क्योंकि अगर कोई चीज होती है तो उसके अगेंस्ट भी कुछ होता है, करेक्ट। जैसे कि आपने कि ऑडिट पढ़ा है कि अगर है ना एंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन में रिस्क है, तो उस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए है ना जो ऑर्गेनाइजेशन है तो वो कंट्रोल भी लगाता है। दैट मीन्स इसको हिंदी में बोलते हैं प्रति उत्तर। ठीक है, दैट में आइडेंटिफाई एंड सेलेक्ट अल्टरनेटिव रिस्क रेस्पॉन्स। मतलब कि आपको पता होता है कि आप कौन कौन से रिस्क रेस्पॉन्स यूज कर सकते हो, कि आपको रिस्क को क्या करना है कि अवॉइड करना है, या फिर आपको है ना जो रिस्क है उसको रिड्यूस करने का काम करना है, या फिर आपको उसको शेयरिंग करना है, डेट में अदर एलिमेंट पे डालना, एंड या फिर आपको जो भी रिस्क हुआ उसको एक्सेप्ट करना है। ठीक है, तो ये चार टाइप के रिस्पॉन्सेस होते हैं, रिस्क अवॉइडेंस, रिडक्शन, शेयरिंग एंड एक्सेप्टेंस। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट फोर्थ नंबर पॉइंट, मिनिमाइज ऑपरेशनल सरप्राइजेस एंड लॉसेस। दैट मीन्स आपको फ्यूचरिस्टिक में आप है ना कुछ ऐसे मान के चलते हो कि अगर हमें इतना रिस्क हुआ, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आपकी आपकी जो कि रिस्क रेस्पॉन्सेस भी है वो भी क्या होते हैं कि प्री डिटरमाइंड हो सकते हैं। ठीक है, दैट मीन्स आपका प्रोएक्टिव क्या होता है, ज़्यादा होता है रिएक्टिव की जगह। दैट मीन्स आपको इतने सरप्राइजेस फेस नहीं करने पड़ते, क्योंकि आप क्या होता है जो रिस्क उठाने मतलब पड़ सकते हैं इन फ्यूचर, आप उसके लिए क्या है कि पहले से प्री प्लान्ड रहते हो, कि आप आना कैपेबल बनते हो कि अगर ऐसा ऐसा कुछ हुआ तो हमको ऐसा 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 करना है। ठीक है दोस्तों, तो एंटिटीज हैव एनहेंस कैपेबिलिटीज to identify potential event and assess risk and establish responses, thereby reducing occurrence of surprise and related loss and losses। ठीक है, अब आता है फिफ्थ नंबर पॉइंट, आइडेंटिफाई एंड मैनेज क्रॉस एंटरप्राइजेस रिस्क।
दैट मीन्स जो ईआरएम है वो आपका क्या करता है कि आइडेंटिफाई करता है और मैनेज करता है क्रॉस एंटरप्राइज रिस्क। क्रॉस एंटरप्राइज रिस्क का मतलब आप जानते हो दोस्तों क्या होता है? जो कि इंटर रिलेटेड होते हैं। ठीक है। क्रॉस मतलब कि अगर एक चीज में रिस्क है तो दूसरी चीज में ऑर्गेनाइजेशन पे उसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है, उसको क्या बोलते हैं? क्रॉस एंटरप्राइज रिस्क। ठीक है। तो इसको बोले एवरी एंटिटी फेसेस myriad ऑफ रिस्क। दैट मीन्स आप कोई भी एंटिटी में हजारों रिस्क होते हैं दोस्तों, अनगिनत रिस्क जितने भी हो सकते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट होता है। अपने गवर्नमेंट की कभी भी चेंज हो सकती है। जैसे कि आज अगर बीजेपी की जगह कांग्रेस आ जाए तो कांग्रेस तो छोड़ने वाली नहीं है अंबानी साहब को। क्योंकि आपको जैसे कि पहले जानते हो, आप राहुल गांधी जी के भाषण में सुनते हो कि मतलब वो तो जो अंबानी है और जो अपना टाटा है तो उनके है ना पीछे तो पहले से पड़े हुए हैं। ठीक है। दैट मीन्स कि अगर कोई गवर्नमेंट भी अगर चेंज होती है ना, तब भी आपके ऑर्गेनाइजेशन पे, बिजनेस पे क्या बढ़ता है? इम्पैक्ट बढ़ता है। तो इसलिए क्या होता है, ये मायरेड ऑफ रिस्क होता है। ठीक है। और इसमें क्या होता है आपके दोस्तों कि आपको टैक्स का जो स्ट्रक्चर होता है, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्रोसीजर बनाती है, तो उनका भी इम्पैक्ट आपको फेस करना पड़ता है। ठीक है। तो जो कि एवरी एंटिटी फेसेस ए myriad ऑफ रिस्क अफेक्टिंग डिफरेंट पार्ट ऑफ एंटरप्राइजेस, कि जो कि क्या है किसी भी एंटिटी के डिफरेंट पार्ट को अफेक्ट करते हैं। मैनेजमेंट नीड्स टू नॉट ओनली मैनेज इंडिविजुअल रिस्क, मतलब कि सिर्फ जो है उस रिस्क को क्या करना है कि मैनेज नहीं करना है, आल्सो अंडरस्टैंड इंटर रिलेटेड इम्पैक्ट, मतलब उसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे, या फिर उससे जो रिलेटेड कोई एक्टिविटी है तो उसमें क्या इम्पैक्ट होगा वो भी आपको अंडरस्टैंड करना है दोस्तों। ठीक है। तो इसमें वो क्या करता है? हेल्प करता है। फिर आता है प्रोवाइड इंटीग्रेटेड रेस्पॉन्सेज टू मल्टीपल रिस्क, मतलब कि आपको पता है कि ऐसा ऐसा रिस्क हो कि अपने को उठाना पड़ सकता है। ठीक है। और आपने उनको इंटर रिलेट कर पाए, आप उनको को रिलेट कर पाए, तो आप है ना सबके लिए क्या कर सकते हो? इंटीग्रेटेड रेस्पॉन्स भी क्या कर सकते हो? रेडी कर सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो। डेट मीन्स कॉम्बिनेशन, कंबाइंड रेस्पॉन्स। ठीक है दोस्तों। फिर आता है सीज अपॉर्चुनिटी। अब जैसा कि मैंने बताया कि अगर किसी एंटिटी को क्या है कि फ्यूचर तो अनसर्टेन है, तो अगर किसी एंटिटी को रिस्क है तो दूसरी एंटिटी को क्या होगा? अपॉर्चुनिटी हो सकता है दोस्तों। मतलब अगर आप पहले से प्लान लेके चल रहे हो तो आप जो अपॉर्चुनिटी है तो वो क्या है कि जाने नहीं दोगे, आप उसको सीज कर लोगे। आप उसको क्या कर लोगे? सीज करने की कोशिश करोगे, क्योंकि आपको भी क्या अल्टीमेटली प्रॉफिट चाहिए। ठीक है। तो आप प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए आप जो है एक्सटर्नल फैक्टर को कंसिडर करते हुए जो आपको अपॉर्चुनिटीज देते हैं वो क्या करेंगे? आप सीज करने की कोशिश करोगे। ठीक है। मैनेजमेंट कंसिडर पोटेंशियल इवेंट रेदर देन जस्ट रिस्क, मतलब कि सिर्फ वो रिस्क को क्या कंसिडर नहीं करता, जो फ्यूचर में क्या क्या इवेंट हो सकते हैं। ठीक है। तो वो उसको भी कंसीडर करता है, क्योंकि फ्यूचर तो अनसर्टेन होता है। तो क्या वो सिर्फ रिस्क को ही आइडेंटिफाई करेगा? नहीं, क्योंकि उसको तो अपॉर्चुनिटी चाहिए, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन उसका मोटिव होता है। सो मैनेजमेंट गेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ सर्टेन इवेंट रिप्रेजेंट अपॉर्चुनिटी। सो जो मैनेजमेंट होता है वो अंडरस्टैंड कर पाता है कि कैसे कोई जो इवेंट होता है वो रिप्रेजेंट कर सकता है अपॉर्चुनिटी को। ठीक है। तो अपना वो भी इसमें हेल्प करता है। अब आता है रैशनलाइज कैपिटल। अब आपको पता चल गया कि यार मेरे को फ्यूचर में तो इतना बैड डेट्स होने वाला है, तो आप उसके लिए क्या करोगे दोस्तों? आप उसके लिए पहले से प्रोविजन बना दोगे। ठीक है। अगर आपको किसी चीज पे इतना रिस्क लॉसेस होने का पॉसिबिलिटी रखता है,
और आपको ये पता चल जाएगा कि यार मेरा इतना पैसा तो लगने वाला है, तो आप है ना अपना जो भी कैपिटल स्ट्रक्चर हो उसको डिसाइड कर सकते हो। जैसे अगर आप क्या है कि अगर आपको पता हो कि अगर मार्केट में अगर मार्केट में जो सोर्स ऑफ कैपिटल है, लेट्स सपोज करो आपने डिबेंचर यूज किया और डिबेंचर का इंटरेस्ट रेट है, वो क्या है मार्केट में फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, कम होने वाला है। और और आप अभी क्या कर रहे हो, ज्यादा दे रहे हो, तो तो फिर आप क्या डिबेंचर के पास जाओगे? नहीं। आप तो यही सोचोगे यार उसमें तो रिस्क का अपना इंटरेस्ट का खर्चा जाएगा, तो आप है ना अपना सोर्स ऑफ कैपिटल चेंज करने की कोशिश करोगे। तो आप क्या है कि प्रोप्राइटरी फंड की ओर शिफ्ट होगे। ठीक है, तो देखो ये क्या बोलता है, रैशनलाइज कैपिटल दैट मीन्स मैनेजमेंट असिस्ट करता है more effectively overall capital needs and improve capital allocation। मतलब कि किस किस डिपार्टमेंट का आपका में क्या है कि कैपिटल ज्यादा लगने वाला है, क्योंकि जहाँ पे रिस्क ज्यादा होगा तो जो कि ऑर्गेनाइजेशन होता है तो उसको कंसीडर करेगा, तो उस पर ज्यादा ध्यान देगा। ठीक है, तो मतलब फिर उसको है ना रोकने के लिए कंट्रोल भी यूज करेगा। ठीक है, तो अपना कैपिटल एलोकेशन भी हो गया। तो फिर ये जो है इतने सारे इसके बेनिफिट होते हैं। और दोस्तों इस टॉपिक में से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको बेनिफिट जो 8 है वो पूरे याद करने हैं। हाँ, आप एक्सप्लेनेशन इतनी दोगे तब भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप इतना भी लिखते हो तो ये है ना अपना तकरीबन 1 से 1.5 पेज में आ जाएगा दोस्तों, कि आपको पहले ईआरएम को एक्सप्लेन करना है और फिर आपको उसके बेनिफिट्स लिखने हैं। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन, ईआरएम फ्रेमवर्क। मतलब कि एंटरप्राइज रिस्क जो मैनेजमेंट होता है उसका फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर कैसा होता है, कि मतलब उसको कैसे डेवलप किया जाता है। ठीक है, आओ पढ़ो इसको। तो इसमें देखो कि बेसिकली अपने एड कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, जो कि सारे इंटर रिलेटेड होते हैं। आओ इसको पढ़ते हैं। रिस्क बेस्ड अप्रोच, मतलब कि जो ईआरएम होता है वो क्या होता है, रिस्क बेस्ड अप्रोच होता है। मतलब रिस्क को क्या बनाता है, बेस बनाता है, क्योंकि इसके नाम में रिस्क है। एंड इंक्लूड्स मेथड एंड प्रोसेस टू मैनेज रिस्क, क्योंकि इसके आगे मैनेजमेंट आ गया। ठीक है, तो मतलब क्या है, कुछ ना कुछ तो मैनेज करना पड़ेगा ना। तो कुछ ना कुछ क्या मैनेज करोगे, ये क्यों कर रहे हो, रिस्क को मैनेज करने के लिए। और अगर आपको रिस्क को मैनेज करना है तो फिर उसमें क्या आएगा, आपने क्या मेथड्स लगाए, क्या प्रोसेस यूज किया, क्या आपने कंट्रोल्स लगाए। तो ये जो है अपना क्या आता है कि इसका ईआरएम का फ्रेमवर्क के अंदर आता है थ्योरी में। ठीक है, तो रिस्क मतलब दिस इज अ रिस्क बेस्ड अप्रोच एंड इंक्लूड्स मेथड एंड प्रोसेस टू मैनेज रिस्क। इट इन्वॉल्व्स, मतलब ये क्या इन्वॉल्व करता है, आइडेंटिफाइंग आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल थ्रेट और रिस्क। मतलब कि फ्यूचर में क्या थ्रेट हो सकता है, क्या रिस्क हो सकता है, तो उसको आइडेंटिफाई करने का कोशिश करता है इसका ट्राई 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 एंड ट्राई। Second, determining how big a threat or risk is and what could be its consequence and its impact। मतलब कि कितना बड़ा रिस्क है, रिस्क किस हद तक अपने हो सकता है उसको बताता है दोस्तों। एंड उसका अपनी ऑर्गेनाइजेशन पे एंड अदर एक्टिविटी पे क्या इम्पैक्ट होने वाला है दोस्तों, उसको बताते हैं हम। एंड थर्ड चीज क्या इसमें इंक्लूड होती है, इम्प्लीमेंटिंग कंट्रोल्स टू मिटिगेट रिस्क। मतलब जैसा मैंने बताया कि अपना रिस्क और कंट्रोल साथ साथ चलते हैं। अगर रिस्क है तो उसको मिटिगेट करने के लिए कंट्रोल भी लगाए जाने वाले हैं। तो ईआरएम फ्रेमवर्क में बेसिकली 3 चीजें इन्वॉल्व होती हैं, आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल थ्रेट और रिस्क, डिटरमाइनिंग हाउ बिग ए थ्रेट और रिस्क इज and what could be its consequence and its impact, implementing controls to mitigate risk. ERM framework consists of 8 interrelated components that are derived from the way
मैनेजमेंट रन्स बिजनेस, मतलब कि इसको डायरेक्ट इस साइड से किया जाता है कि जो ये मैनेजमेंट जो है मतलब कैसे बिजनेस चला रहा है। ठीक है, और बेसिकली है ये, ऐसा नहीं है कि इससे ज़्यादा नहीं हो सकते, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं दोस्तों। ये एंटिटी टू एंटिटी डिफर करता है। ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, बट आपको मेन एग्जाम में क्या है, बेसिकली ही लिखने हैं। ठीक है, आपको इसमें कुछ भी चेंजेस मत कर देना है इसमें। बट है ना, अगर आप इसकी रियल सिचुएशन देखो तो ईआरएम फ्रेमवर्क में इसमें कुछ कंपोनेंट आपसे रिलेट कर सकते हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन से, और कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, और हो सकता है कि इसके अलावा भी कुछ हो। और इसका फर्स्ट कंपोनेंट होता है इंटरनल एनवायरनमेंट, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन का है वो किस टाइप का इंटरनल एनवायरनमेंट है। दैट मीन्स एंटरप्राइज, जो कि अपना एंटरप्राइज है वो मतलब किस टाइप से क्या काम कर रहा है, क्या प्रोसेस कर रहा है। ठीक है, और मतलब कैसे कैसे एम्प्लॉई है, मतलब खा पी के सो रहे हैं या फिर ऐसे पैर फैला दिए ऊपर और यार मैनेजमेंट के सामने जूते रख लिए। मतलब उस टाइप से क्या होता है, किस टाइप का इंटरनल एनवायरनमेंट है, या फिर डेली मैनेजमेंट जो है अपने एम्प्लॉय को पेलता रहता है, मतलब कैसे उसको सताता रहता है, उस टाइप से। ठीक है, तो आप सभी को वो चीज़ें क्या आता है इंटरनल एनवायरनमेंट में हो रही है, जैसे खाना पीना, रेस्ट रूम कैसा है। ठीक है, एंड बिहेवियर कैसा है, और उसका एटीट्यूड कैसा है। ठीक है, आओ इसको पढ़ते हैं कि इंटरनल एनवायरनमेंट एनकम्पासेस टोन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड सेट करता है बेसिस फॉर हाउ रिस्क एंड कंट्रोल is viewed and addressed by the entities people। मतलब कि ये आपको ऐसा बताता है कि ये कैसे रिस्क को देखा जाता है। ठीक है, आपने और ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी मेंबर्स हैं तो मतलब उन सब ने रिस्क को कैसे व्यू किया, मतलब कि उनका एटीट्यूड क्या है। ठीक है, और और फिर उसको मिटिगेट करने के लिए क्या कंट्रोल लगाया जा रहा है, तो उनके ऊपर उनका क्या व्यू है, क्या एटीट्यूड है, तो वो क्या होता है इसमें इंक्लूड होता है। ठीक है, एंड कोर ऑफ एनी बिजनेस is its people, their individual attributes including integrity and ethical values and competency and environment in which they operate। इसमें तो अच्छे अच्छे बताए हैं और मैंने बुरे बुरे बता दिए दोस्तों। ठीक है, तो कोर ऑफ एनी बिजनेस मतलब कि ये जो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है बिजनेस के मिडिल में, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ये। ठीक है, क्योंकि अगर ये स्ट्रॉन्ग नहीं होगा ना तो एंटरप्राइज वर्क ही नहीं कर सकता, उसका वर्क सिस्टम में ही हल जाएगा पूरा। ठीक है, तो दिस इज कोर ऑफ एनी बिजनेस। और कोर ऑफ एनी बिजनेस में क्या आता है कि इट्स पीपल दियर इंडिविजुअल एट्रीब्यूट्स including integrity and ethical values and competence and environment in which they operate। ये देखो एनवायरमेंट मतलब खाना पीना, आसपास से क्या ना किस टाइप के लोग होते हैं। ठीक है, जहाँ पे है ना वो काम कर रहे हैं तो वहाँ की वर्किंग कंडीशन कैसी है। ठीक है, फिर आता है ऑब्जेक्टिव सेटिंग। भाई अगर तुझे मतलब डिग्री ऑफ रिस्क आइडेंटिफाई करना है तो मतलब तुझे ऑब्जेक्टिव भी सेट करना पड़ेगा ना। अब ऐसा तो है नहीं कि यार डिग्री ऑफ रिस्क को लो यार, तेरे ऑब्जेक्टिव इतने बड़े हैं जो अचीवेबल तो है बट वो उसकी रिस्क हाई हो। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना पड़ता है, ऑब्जेक्टिव सेटिंग भी करना पड़ता है, तो दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ ए कंपोनेंट। ठीक है, objective setting set before identifying events potentially affecting their achievement by management। मतलब कि ऑब्जेक्टिव कब सेट किया जाता है, बिफोर आइडेंटिफाइंग इवेंट्स जो पोटेंशियली अफेक्ट करने वाले हैं दियर अचीवमेंट बाय मैनेजमेंट। ठीक है, मतलब कि ये जो ऑब्जेक्टिव सेट है तो ऑब्जेक्टिव सेट कौन करता है, मैनेजमेंट। ठीक है,
ये यहाँ से लिंक करना है, और इसको सेट किया जाता है बाय मैनेजमेंट। और ये कब किया जाता है? बिफोर आइडेंटिफाइंग इवेंट पोटेंशियली अफेक्टिंग दियर अचीवमेंट। मतलब कि किस टाइप से उनकी अचीवमेंट को अफेक्ट करने वाला है, तो उससे पहले ऑब्जेक्टिव सेट करेगा। ऑब्जेक्टिव सेट करेगा तो वो तभी तो अचीवमेंट पे क्या इम्पैक्ट आया, जो कि पोटेंशियल इवेंट होने वाला है, तो फिर वो तभी तो होगा। ठीक है, दैट मीन्स आपको ऑब्जेक्टिव सेट करने। फिर आता है अपना ERM, ensured management has a process to set objective and chosen objective support करने चाहिए and align with entities mission and vision and consistent with entities risk appetite। ये देखो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि रिस्क रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, कंसिस्टेंट होने चाहिए। ठीक है, और जो मतलब जैसा कि आपको पता है कि अपना विज़न पहले आता है, ठीक है? और अपने विज़न मिशन को ध्यान में रखते हुए गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या किए जाते हैं, सेट किए जाते हैं दोस्तों। जैसा कि आप स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में पढ़े हुए होंगे, ठीक है? क्योंकि दोस्तों ये तो रिवीजन क्लास है, ठीक है? तो मतलब जो ERM है वो एंश्योर करता है मैनेजमेंट हैज ए प्रोसेस टू सेट ऑब्जेक्टिव एंड चूज एन ऑब्जेक्टिव सपोर्ट एंड अलाइन विद एंटिटीज मिशन विजन एंड कंसिस्टेंट विद एंटिटीज रिस्क एपेटाइट। फिर आता अपना थर्ड नंबर कंपोनेंट, इवेंट आइडेंटिफिकेशन। आपको इवेंट भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना, कौन सा आपको रिस्क बता रहा है, कौन सा आपको गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने में हेल्पफुल है, डेट मीन्स कौन सी अपॉर्चुनिटीज है, सो डेट आप उसको ग्रैब कर सको। ठीक है, तो इसके लिए आप इवेंट आइडेंटिफाई करते हो। पोटेंशियल इवेंट हैव एन इम्पैक्ट शुड बी आइडेंटिफाइड। मतलब जो पोटेंशियल इवेंट का जो अपना इम्पैक्ट होने वाला है उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए। एंड इट इंक्लूड्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल फैक्टर, विच इन्फ्लुएंस हाउ विच इन्फ्लुएंस हाउ पोटेंशियल इवेंट अफेक्ट करता है स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन एंड अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। मतलब कि आपको इवेंट आइडेंटिफाई करना है कि है ना वो कैसे एफर्ट करने वाला है, कि आपके लिए अपॉर्चुनिटी है या रिस्क है, जो आप में मतलब एफर्ट करता है स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन पे। मतलब जो आपने प्री डिसाइडेड स्ट्रेटेजी बनाई है जो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव्स के लिए बनाई जाती है, तो उसके ऊपर उसके इम्प्लीमेंटेशन पे क्या उसका इम्पैक्ट आता है। एंड अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, ठीक है, मतलब कितना रिस्क है, लॉस कितना होने वाला है। Identify interrelationship between potential event and categorize the event to create and reinforce common risk language across entity and form a basis for considering the event from portfolio perspective। Portfolio perspective, that means आप समझते हो कि कितना पैसा इन्वॉल्व, मतलब रैशनलाइजेशन ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा व्हाट इंटर रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल इवेंट। जैसा कि हमने वहां पे भी पढ़ा कि सिर्फ ये क्या नहीं करता, सिर्फ रिस्क को आइडेंटिफाई नहीं करता, वो उसकी इंटर रिलेशनशिप, दैट मीन्स उसका अदर एक्टिविटी पे भी क्या इम्पैक्ट है, ठीक है, तो उसके ऊपर भी कंसिडरेशन करता है। ठीक है, एंड कैटेगराइज इवेंट to create and reinforce a common risk language across entity। common risk language का क्या मतलब हुआ दोस्तों, डेट मीन्स आपका कंबाइंड रेस्पॉन्स क्या होने वाला है, सॉरी दोस्तों, एंड फॉर्म a basis for considering event from portfolio perspective। फोर्थ नंबर पॉइंट क्या हो गया, हाँ, फोर्थ नंबर पॉइंट रिस्क असेसमेंट। अब आपको रिस्क असेस करना पड़ेगा। आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो आइडेंटिफाई रिस्क को क्या करोगे, रिस्क को असेस करोगे। आप यहाँ से कोरिलेट कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आप जब तक क्या है कि रिस्क को आइडेंटिफाई नहीं करोगे ना, तो आप उसको असेस कैसे करोगे भाई, आप उसके ऊपर एनालिसिस कैसे करोगे। ठीक है, तो आप इसको यहाँ से क्या करना, कोरिलेट करते हुए चलना। अब मैंने देखो, मैं बेसिकली तो ऐसा नहीं बोलूँगा, बट क्या होता है कि जो कि कुछ कुछ फैकल्टीज होती है ना वो आप सभी को ऐसे बताती है
RA, मतलब मतलब आपको उसका एक्रोनिम बताती है, ठीक है? तो मैं ऐसा मानता हूँ कि आप एक्रोन याद नहीं रख सकते, ठीक है? दिस इज़ माय पर्सनल एक्सपीरियंस, सो दैट आपको क्या है को-रिलेट करते हुए मतलब अगर चल सकते हो तो आपके लिए बेनिफिट होगा, आप भूलोगे नहीं। क्योंकि अगर आपको रिस्क आइडेंटिफाई याद है, तो आप है ना, आप ऐसा भी रिलेट करोगे, आप उसके प्रोसेस समझोगे कि अगर मैंने रिस्क को आइडेंटिफाई किया है, तो मैं उसको रिस्क को एसेस करूँगा। और अगर मैंने रिस्क को एसेस कर लिया, तो मैं उसके क्या ना खिलाफ क्या मतलब मेरे रिस्पॉन्सेस हो सकते हैं, तो आप उसको भी बताओगे, ठीक है? तो आपको ऐसे को-रिलेट करते हुए चलना है दोस्तों, ठीक है? सो रिस्क असेसमेंट, दैट मीन्स आइडेंटिफाई रिस्क। ये देखो यहाँ पे स्टार्टिंग आइडेंटिफाई रिस्क से हुआ है दोस्तों। दैट मीन्स आइडेंटिफाई रिस्क आर एनालाइज टू फॉर्म ए बेसिस फॉर डिटरमाइनिंग हाउ दे शुड बी मैनेज। मतलब कि उन जो है आपने मतलब जो रिस्क को आइडेंटिफाई किया है, तो उसको कैसे मैनेज किया जाना है, उसका एनालिसिस करोगे आप, उसको एनालाइज किया जाता है। और आप इसको डेटा साइंटिस्ट के थ्रू भी कर सकते हो, बिजनेस एनालिटिक्स भी यूज़ करते हो आप। और इसके लिए बेसिकली क्या होता है, पाइथन प्रोग्रामिंग जो कि लैंग्वेजेस होती है अपनी, उनको यूज किया जाता है, मतलब उनको यूज किया जा सकता है लाइक मशीन लर्निंग, ठीक है? और आजकल है ना, देखो बेटा, डेटा साइंस का भी बहुत स्कोप बढ़ रहा है, तो होप सो कि इसको अपने सीए में भी इंट्रोड्यूस करना चाहिए आईसीआई को। एंड जहाँ तक मैंने सुना है, तो जल्दी से जल्दी इसको भी इंट्रोड्यूस करने की बात चल रही है। अब देखते हैं कि सुना तो है, बट क्या वो सच है कि नहीं, क्योंकि सुनी सुनाई बात और आंखों देखी कभी कभी झूठी भी होती है दोस्तों, ठीक है? तो इसका बेसिकली बहुत ज़्यादा स्कोप है डेटा साइंस का। सो आता है आइडेंटिफाई रिस्क को आपको क्या करना है, एनालिसिस करना है टू फॉर्म ए बेसिस फॉर डिटरमाइनिंग हाउ दे शुड बी मैनेज। रिस्क असेस्ड और बोथ इनहेरेंट एंड रेजिडुअल बेसिस, मतलब कि आपको रिस्क को असेस करना है कि अपना इनहेरेंट लेवल पे कितना है एंड रेजिडुअल बेसिस पे कितना है, एंड असेसमेंट करना कंसीडर बोथ रिस्क विच इज इम्पैक्ट, मतलब उसका क्या इम्पैक्ट है और वो लाइक्लीहुड है कि नहीं है, ठीक है? मतलब आपको बेसिकली जो रिस्क को असेस किया जाता है, वो है ना दोनों बेसिस पे किया जाता है, चाहे वो इनहेरेंट हो चाहे वो रेजिडुअल बेसिस पे हो, ठीक है? और आपको बेसिकली पता ही होगा कि इनहेरेंट का बच्चों क्या मीनिंग होता है, जो खत्म होने ही नहीं वाले, मतलब होंगे ही होंगे वो तो। और रेजिडुअल बेसिस डेट मीन्स आप उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है? फिर आता है आपने रिस्क असेस कर लिया, अब आता है रिस्क रेस्पॉन्स, कि आपने रिस्क असेस करने के बाद में आपने क्या रेस्पॉन्स दिया। तो आपको एक अप्रोच क्या करनी पड़ती है, सेलेक्ट करनी पड़ती है टू अलाइन एसोसिएटेड associated sorry select an approach to align assessed risk with entities risk tolerance and risk appetite in context of strategy and objective। और जैसा कि हमने अभी पढ़ा, रिस्क रिस्पॉन्सेस क्या होते हैं, रिस्क रिड्यूस करना, रिस्क को एक्सेप्ट करना, रिस्क को शेयर करना और रिस्क को अवॉइड करना, चार टाइप के रिस्पॉन्सेस अभी हमने पढ़े थे। तो आपको क्या है कि यहीं पे उसको मेंशन करना है। दैट मीन्स सेलेक्ट करना एक अपॉर्चुनिटी टू अलाइन असेस रिस्क विद एंटिटीज रिस्क टॉलरेंस, मतलब एंटिटी का डिग्री ऑफ रिस्क क्या है, मतलब वो कितना टॉलरेट कर सकता है रिस्क को, ठीक है? ये देखो, एंड रिस्क एपेटाइट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्ट्रेटेजी एंड ऑब्जेक्टिव। अब आता है कंट्रोल एक्टिविटीज। अब देखो, इसमें आप सभी सोच रहे होंगे कि रिस्क एपेटाइट और रिस्क टॉलरेंस रेट में क्या फर्क है। एक आता है रिस्क एपेटाइट, दैट्स मीन डिग्री ऑफ रिस्क, कि यार मतलब कि हम कितना हाईएस्ट रिस्क क्या है कि हम उसको क्या है उठा सकते हैं। मतलब आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आपने ऑब्जेक्टिव ऐसे बना दिए, गोल्स आपने एक्स से बना दिए कि आपका डिग्री ऑफ रिस्क क्या हो सकता है, हाई हो सकता है। बट आपकी टॉलरेंस रेट जो है वो आपकी कम हो सकती है, क्योंकि डिग्री ऑफ रिस्क जो है वो ऑब्जेक्टिव पे डिपेंड करता है।
लेकिन रिस्क टॉलरेंस तो आपकी जेब में कितने पैसे हैं उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा बेटा। ठीक है, तो इसमें बेसिकली ये डिफरेंस होता है। फिर आता है अपना 6 नंबर, कंट्रोल एक्टिविटीज। Policies and procedures are established and executed to help ensure that risk responses are effectively carried out। मतलब कि इस टाइप के पॉलिसी एंड प्रोसीजर बनाते हैं कि जो आपने रेस्पॉन्सेज यूज किए तो क्या वो इफेक्टिवली है ना कैरिड आउट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। जैसा कि आपने कंट्रोल एक्टिविटी में किया ना, जैसे मैंने अभी ऑडिट में भी चैप्टर नंबर 4 में आपको इससे है ना रिलेट किया था कि है ना कंट्रोल एक्टिविटीज वो शो होती करती है कि आपका जो मैनेजमेंट होता है वो कैसे डायरेक्ट करता है। ठीक है, कि आपके क्या रिस्क हैं तो उनके मतलब अगेंस्ट आपने जो कंट्रोल लगाए हैं तो आप वह है ना उनको कैसे डायरेक्ट करते हो। ठीक है, तो वो आता कंट्रोल एक्टिविटी का पार्ट बनता है। ठीक है, फिर आता अपना 7 नंबर, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। अब दोस्तों अगर इंफॉर्मेशन का फ्लो ही नहीं होगा, अगर कम्युनिकेशन ही नहीं होगा, अगर जो इंफॉर्मेशन है वो क्या है अपना रिलायबिलिटी नहीं होगी वहाँ पे, तो क्या आप किसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आप कुछ भी आप कुछ भी डिसाइड कर सकते हो? नहीं। आपको जहाँ पे मतलब अगर टाइमली कोई भी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करनी हो और आप क्या ही नहीं कर पाओ, तो क्या आप उसको ग्रैब कर पाओगे? लेट सपोज करो कि अगर किसी मतलब कोई इंफॉर्मेशन है, ठीक है, और अगर कोई इंफॉर्मेशन है वो अपनी मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपॉर्चुनिटी शो करती है, ठीक है, और अगर आपका कम्युनिकेशन गैप आ रहा है तो मतलब आपने उसको टाइमली जो है मैनेजमेंट को नहीं बताया और आपने उसको 1 महीने बाद बताया था, तो क्या आप अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर पाए? तो मतलब कितना इम्पैक्ट आता है दोस्तों इन सब चीज़ों का। तो ये छोटी छोटी चीज़ें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत मैटर करती हैं, तो इसलिए अपना ईआरएम फ्रेमवर्क बनता है। ठीक है, आओ दोस्तों इसको पढ़ते हैं कि रेलेवेंट इंफॉर्मेशन आइडेंटिफाई की जाती है एंड कैप्चर किया जाता है उसको, मतलब कि कहीं ना कहीं उसको रिकॉर्ड किया जाता है एंड कम्युनिकेटेड इन फॉर्म एंड टाइम फ्रेम। ये देखो टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दैट दैट इनेबल करता है पीपल टू कैरी आउट दियर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब कि उन जो इंफॉर्मेशन की रिगार्डिंग जो है किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उसको भी ये क्या करता है कि उसको भी बताता है। ठीक है, उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट है उसको शो करता है। इंफॉर्मेशन नीडेड एट ऑल लेवल्स ऑफ एन एंटिटी फॉर आइडेंटिफाइंग, असेसिंग एंड रेस्पॉन्डिंग टू रिस्क। मतलब कि इंफॉर्मेशन तो आपको चाहिए चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और कम्युनिकेशन भी जैसे मैंने आपको बताया था कि मतलब कम्युनिकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप टाइमली प्रॉपरली अगर आप कम्युनिकेट ना कर पाओ और जो कि प्री डिटरमाइंड एक फॉर्म होता है कि आपको मतलब कि यार कैसे इंफॉर्मेशन फ्लो करनी है, और आपने डायरेक्टली जैसे आपने पढ़ा है ना दोस्तों कि आपने 11th 12th में भी पढ़ा होगा क्या है ना कैसे कम्युनिकेशन होता है कि एक तो अपना कि क्या होता है, हायरार्ची होता है। ठीक है, और है ना मतलब क्या होता है कि वर्टिकल भी हो सकता है और अपना हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन भी हो सकता है। मतलब आपका किस टाइप का इंफॉर्मेशन फ्लो है, किस टाइप का कम्युनिकेशन फ्लो है, तो दैट इज वेरी बिग फैक्ट टू रेस्पॉन्ड, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क। ठीक है दोस्तों, फिर आता अपना लास्ट कि आपको क्या करना पड़ता है कि मॉनिटरिंग करना पड़ता है। आपको क्या करना पड़ता है, मॉनिटरिंग करता है, तो ये इसमें भी मतलब बहुत इफेक्टिवली यूज किया जाता है कि एंटायर ईआरएम प्रोसेस शुड बी मॉनिटर्ड। इसको मॉनिटर्ड किया जाता है एंड मॉडिफिकेशन मेड एज नेसेसरी सो दैट सिस्टम कैन रिएक्ट डायनामिकली चेंजिंग एज कंडीशन वारंट। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी जस्ट मैंने कुछ देर पहले ही बोला था कि जो एनवायरनमेंट होता है ना दोस्तों वो क्या होता है, चेंज होता रहता है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इंटरनल एनवायरनमेंट,
कि इंटरनल एनवायरनमेंट में मतलब जैसे कि जो एम्प्लॉय होते हैं बार-बार आते-जाते रहते हैं कि आपका जो कि उसका टर्नओवर रेट होता है, तो मतलब वो क्या होता है ज़्यादा होता है, तो उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है क्योंकि आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाने पड़ते हैं, ठीक है? मतलब जैसे भी कोई भी न्यू एम्प्लॉयी आता है, तो आप उसको डायरेक्ट तो क्या है काम पे नहीं लगा सकते। ठीक है, तो इसके ऊपर फिर आपका कॉस्ट भी लगता है और आपका टाइम भी जाता है, तो आप जो है ना पॉसिबिलिटी जो होती है ना अपॉर्च्युनिटी तो आप उसको ग्रैब नहीं कर पाते। तो इसको क्या है कि टाइमली इसको मॉनिटर किया जाता है सो दैट कि अगर कोई चेंजेस हुआ, तो मतलब ईआरएम में भी क्या कर दिया जाए चेंजेस कर दिया जाए, ठीक है? सो दैट हम इसको कोरिलेट कर सकें और ये इफ़ेक्टिवली वर्क करे। ठीक है, उसका रेस्पॉन्स भी इफेक्टिवली है एंड इट कैन बी डन थ्रू ऑनगोइंग मैनेजमेंट एक्टिविटीज और सेपरेट इवेल्यूशन। मतलब कि ये आगे ये जो है वो ऑनगोइंग एक्टिविटी पे भी किया जा सकता है और सेपरेट इवेल्यूशन पे भी किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये आज हमने ईआरएम एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को ख़त्म किया है। इसमें हमने ये पढ़ा कि व्हाट इज़ ईआरएम, इसकी क्या नीड होती है, इसके बेनिफिट्स क्या है और इसका फ्रेमवर्क कैसा है। तो होप सो दोस्तों आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा एंड अगर आपने इसको एंजॉय किया है तो दोस्तों प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपको सब्सक्राइब करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि इसके नीचे ही क्या होगा, एक रेड कलर का बटन होगा, तो उसको सिर्फ क्लिक करना है दोस्तों, ठीक है? क्योंकि ये दोस्तों आप सभी के लिए बनाया जा रहा है और ये जो लाइक एंड सब्सक्राइब है ये हमारे लिए मोटिवेशन है। और दोस्तों जैसा कि आप सभी को मैंने बताया था कि एक जो कि मैंने टारगेट रखा है और वो अगर टारगेट अचीव होता है दोस्तों, सो मैं आपके लिए एग्ज़ाम एग्ज़ाम पर्पस के लिए जो बाकी 2 सब्जेक्ट है बोथ ग्रुप के, उसको भी लाने की कोशिश करूँगा। और कोशिश क्या मैंने प्लान भी किया है कि मैं आप सभी के लिए एडवांस अकाउंट और अफ़र्म भी लेके आऊँ। बट इसके लिए आप सभी को सपोर्ट करना पड़ेगा और आप सभी को टारगेट पता है ना दोस्तों? आपका टारगेट है 500 सब्सक्राइबर एंड आपका नेक्स्ट जो सेकंड टारगेट है जो कि है अपना पर वीडियो 100 लाइक्स का, ठीक है दोस्तों? और आप अपना जो फीडबैक है वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो प्लीज़ आप अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये जो रिवीजन वीडियो है तो वो कैसी लग रही है, आपके लिए यूज़फुल है कि नहीं है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ रही है कि नहीं आ रही है। और दोस्तों ये जो नोट्स है ये कोई शॉर्ट नोट्स तो है, बट ये शॉर्ट नोट्स जो है वो आईसीआई की लैंग्वेज को क्या है कि पिक करके उठाए गए हैं और इसमें इतना लिखा गया है कि आपको पूरे नंबर मिले दोस्तों, पूरे नंबर मिले, जी हाँ। तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि सर है ना हमको ईआईएस की बुक से नहीं पढ़ा रहे, बट ये दोस्तों पूरा है ना ईआईएस का बुक का ही है। इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं किया है, बस मैंने इसको इसको पॉइंट वाइज और जैसे है ना ग्राफिकली डिजाइन किया जाता है उसको किया जाता है सो डेट मतलब जो आपको ईआईएस है वो आपको मतलब ऐसे लगता है ना बोर हो रहे हो, तो आपको बोरिंग फील ना हो, ठीक है? तो इसलिए मैंने इसको ग्राफिकली थोड़ा डिज़ाइन किया है सो दैट आपको अच्छे से समझ में आए, आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सको और आपका इंटरेस्ट इसमें बना रहे। क्योंकि अगर आप बेटा अगर ईआईएस की लैंग्वेज नहीं पढ़ोगे, आप आईसीएमएट नहीं रीड करोगे तो आप एग्ज़ाम में स्कोर नहीं कर पाओगे। आप कहीं से भी पढ़ लो, मैंने बेसिकली यही देखा है दोस्तों कि जो अपना जो आईसीआई भी बोलता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं ना वो हमें आईसीआई की लैंग्वेज नहीं देते। अब एग्जामिनर इतना चेक थोड़ी करता है, उसकी भी है ना कि नॉलेज जो होती है वो सिर्फ इतना चेक करता है कि वर्ड टू वर्ड मैच कर लेता है जो कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है? जो अपना हाईलाइटेड वर्ड होते हैं जिनको बोलते हैं, तो सिर्फ वो उन्हीं को मैच करते हुए चलते हैं। सो प्लीज गाइज आप आईसीएमएट से पढ़िएगा और ये जो रिवीजन नोट्स है दोस्तों मैं आपको प्रोवाइड कर ही रहा हूँ सो डेट आप जो कि मेन एग्जाम है उसमें 1.5 डेज में इसको कवर कर सकें। क्योंकि दोस्तों मैं भी जानता हूँ
दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस कि 1.5 डेज में सिर्फ ईआईएस ही रिवाइज हो जाए, वो भी बहुत बड़ी बात होती है। और आपको ईआईएस और एसएम दोनों को रिवाइज करना पड़ता है दोस्तों। और और जो एसएम है, तो एसएम की तो चलो बुकलेट छोटी होती है, तो आप उसको तो रीड आउट कर सकते हो, ठीक है। बट आपको आपको फिर ईआईएस में दिक्कतें आती है। सो मैं आप सभी के लिए नोट्स भी प्रोवाइड कर रहा हूँ दोस्तों। और साथ में आप सभी को पता है कि मैं टेस्ट भी देने वाला हूँ। सो प्लीज़ गाइज हमारे साथ जुड़े रहिए। एंड अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और यार दोस्तों, आलस मत करो यार, सब्सक्राइब का बटन नीचे ही है, प्रेस कर दिया करो और बेल आइकन बजा दिया करो, सो डैट आपके पास सबसे पहले जैसे ही मेरी वीडियो लॉन्च हो, आपके पास सबसे पहले आए दोस्तों। एंड मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। एंड तब तक के लिए थैंक्स, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ दोस्तों, एक चीज और है जो कि मुझे कि यार अच्छी नहीं लगी, कि यार कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि आप इसको प्रमोट कर रहे हो। तो दोस्तों एक बात बताओ, जरा आप खुद सोचो कि अगर प्रमोशन ना हो, आप इसको बेसिकली प्रमोशन बोल रहे हो कि, बट आपको पता है कि जैसे किसी की शादी होती है, तो शादी में भी इनविटेशन कार्ड दिए जाते हैं। तो जस्ट अगर किसी का स्टार्टअप होता है ना, स्टार्टअप, तो उसको है ना, मतलब कि बताया जाता है कि हाँ हमने स्टार्ट किया है। सो डेट अब देखो कि यार मैं क्या कर रहा हूँ कि मिनिमम कॉस्ट, मतलब अभी तो फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है दोस्तों, ठीक है। तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ ना प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो इसमें आप सबका बेनिफिट है कि आपको इतनी सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, ठीक है। इसमें इसमें हमारा क्या बेनिफिट है, कुछ भी नहीं है, ठीक है से। और हमारी मेहनत भी लग रही है दोस्तों। तो आप इसको लाइक करो और सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। एंड आप ऐसा मत सोचो कि है ना हम इसको प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि क्योंकि जब तक हम इसको आप तक पहुंचाएंगे नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक अगर ये पहुंचेगा नहीं, तो इसको बनाने का क्या मोटिव है। इसका मोटिव भी फुलफिल है ना नहीं होगा, क्योंकि इसका मोटिव होता है आपके एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स आए। और जो आईसीआई का जो के पासिंग परसेंटेज है, उसको बढ़ाएं हम सब, ठीक है। सो डैट होप सो आप सभी इसको एंजॉय कर रहे होंगे। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए। एंड थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।